Yes, sir. गुड इवनिंग वेरी सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज का दिन तुम लोग का कैसा रहा? टुडे आई थिंक वी हैव स्टार्टेड, राइट? हम्म। यस सर। क्या 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 किया अभी तक? अभी तो जस्ट आज ओरिएंटेशन ही था, टीचर्स ने जस्ट बेसिक बातें करी होंगी। और थोड़ा बहुत आई थिंक फिजिक्स में सर ने क्या ऑप्टिक्स पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया क्या? यस सर। यस सर। और Yes, केमिस्ट sir. और केमिस्ट्री में क्या क्या किया? मोल मोल कॉन्सेप्ट concept। डिस्कस। अच्छा, जस्ट मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया होगा, ओके। यस तो सर। मैथमेटिक्स में पहले तो जितने लोग हैं क्लास के अंदर प्रेजेंट, आप सभी को एक सीक्वेंस ऑफ लेक्चर जो 4-5 थे ओरिएंटेशन में जो मैंने लिए थे वो शेयर किए थे। तो कुछ आपने देखे होंगे, हालांकि आज जो मैं Yes, sir. डिस्कस करूंगा, हाँ, तो उसको अगर जिन लोगों ने नहीं देखा इवेंचुअली, तो दे हैव टाइम, दे कैन इजीली वॉच कंफर्टेबली। एंड जब आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होंगे या जब हम लोग वर्किंग सेशन कर रहे होंगे, तो उसमें उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वर्किंग सेशन में आप डिस्कस करेंगे। कल से हम प्लान करेंगे आपका वर्किंग सेशन भी मॉर्निंग स्लॉट में, छोटे छोटा 1-1 घंटे का स्लॉट, जिसमें आप जो आपको डीपीपी शेयर करी जाएगी डेली क्लास के साथ साथ, उस पर अगर आप काम करेंगे तो उसके अगेंस्ट में वो 1 घंटे का एक तरह से डाउट सेशन हो जाएगा ऑनलाइन, जिसमें आप लॉग इन करेंगे और साथ में बैठ के करते रहेंगे, कुछ इश्यूज होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो उसमें वो जो 5-6 लेक्चर्स इनिशियली थे बेसिक्स वाले, वो लेक्चर्स को आप अगर इफ यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स, तो उसके रिगार्डिंग जहाँ कहीं भी इश्यूज होगा तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इन दोज वर्किंग सेशंस। ओके? एंड द मोमेंट यू गेट टू द फिजिकली इन टू द क्लासरूम, जल्दी ही होपफुली जो है आप 1 आध वीक 10 दिन के अंदर में सभी लोग क्लासरूम में फिजिकली आ जाएंगे। तो फिजिकली आ जाएंगे फिर तो जहाँ कहीं भी इश्यूज होंगे पहले के थोड़े बहुत पेंडिंग, वो सारे वर्कआउट हो जाएंगे। तो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आई स्टार्ट बिफोर आई स्टार्ट सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। तो मतलब सबसे पहले मैं ब्रीफ करने जा रहा हूँ कि हमारा जो लर्निंग का मैकेनिज्म या मेथोडोलॉजी क्या होगा इन द सीओ सिस्टम ऑफ नारायण, और उसमें लर्निंग कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, और वर्किंग कैसे करनी है, और टेस्टिंग कैसे करनी है, और टेस्ट को किस तरह से लेना है। ठीक है? तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन आई विल कंटिन्यू विद द मैथमेटिकल पार्ट। सो शैल वी बिगिन? तो सबसे पहले तो यू आर यस मोस्ट सर। वेलकम टू एनसीओ मोहाली, although it's online session, but soon you'll be in offline, जल्दी ही। So in this system of working, our target is, what is the target of this entire effort? इस सारे endeavor का टारगेट क्या है? टारगेट है टॉप 1000 रैंक इन जेई। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, आपको टॉप 1000 के अंदर रहने का टारगेट लेना है। बेटर है कि 3 डिजिट की रैंक में रहने का, और जो लोग ले सकते हैं वो 2 डिजिट की रैंक का टारगेट लेके चलेंगे, तब मजा आएगा इस पूरे प्रोसेस का। ठीक है? टारगेट जो भी है, बट वो टारगेट अचीव जो होगा उसके लिए आपको क्या करना है, डेली क्या करना है अपने को। तो डेली की जो लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगी। क्लासरूम लेक्चर्स होंगे आपके, जैसे आज हो रहे हैं, ये ऑनलाइन मोड में होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे। लेक्चर्स का फोकस टिपिकली आईआईटी जेई ही होगा। जेई एडवांस फोकस करके किया जाएगा। जेई एडवांस में जेई मेन उसका सबसेट होता है, तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ठीक है? ओलंपियाड इन लेक्चर्स का फोकस नहीं होगा बेटा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। जो आपके रेगुलर लेक्चर्स हो रहे होंगे वो जेई फोकस करके होंगे, जेई एडवांस में टॉप रैंक्स में जाने के लिए। ओलंपियाड स्पेसिफिक जो भी डिलीवरी आपको की जाएगी, दैट डिलीवरी विल बी सेपरेट, आइसोलेटेड, एंड देयर आर मेनी मोड्स बाय व्हिच द ओलंपियाड ट्रेनिंग विल बी डन, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर दोज ओलंपियाड्स, राइट? फॉर इंस्टेंस उसके लिए प्रोडिजी ओलंपियाड की जो टीम होती है वो ऑनलाइन लेक्चर्स एक्स्ट्रा हो गया अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर करिकुलम। तो जो रेगुलर करिकुलम है वो फोकसिंग टू आईआईटी जेई ही होगा। उसमें यूजुअली
आपके क्लासेस जो होती हैं, जैसे आज क्लास हो रही है तो कॉन्सेप्ट डिस्कशन की क्लासेस हैं, जिसमें आप देखते हो कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का इलेबोरेशन एंड ऐसे एनालिसिस चल रही होती है कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस जो मॉर्निंग में आपकी 1.5 घंटे की 3 होंगी, अभी तो आप इवनिंग स्लॉट में चल रहा है, बट जब फिजिकली आप प्रेजेंट होंगे तो दोस क्लासेस विल बी इन द मॉर्निंग। तो और वो कॉन्सेप्ट क्लासेस चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब है कि कोई एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, उसको इलेबोरेट किया जाएगा और फिर उसी पर फॉलोड अप बाई क्वेश्चंस, वो डिस्कशन चल रहे होंगे, जिसमें टीचर ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। आपको उसको ग्रास्प करना है और आपको पार्टिसिपेट भी करना, आर्ग्यू भी करना, काउंटर आर्ग्यू भी करना है। वहां तो क्लास के अंदर में आपको चुपचाप नहीं बैठना है, एकदम पेशेंटली सुनना है पूरे फोकस एंड अटेंशन के साथ में। और जहां कहीं भी आप साथ के साथ एनालाइज करना है, पैरेलली कुछ और बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो कीप ऑन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क, by just maintaining the quorum of the class you can do it. It's a two-way interaction basically. Then कॉन्सेप्ट का इलस्ट्रेशन जो होता है, वो एग्जांपल्स जो आपको देते हैं किसी कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करने के लिए, वो तो है ही, दैट यू नो इट। तो एनीवे, फिर कॉन्सेप्ट एंड इलस्ट्रेशन के बाद अब बात आती है कि मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उस पर एग्जांपल्स जो क्लास में डिस्कस हुए, थ्रू दैट एग्जांपल द कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि क्लियर हो गया, उसकी एप्लीकेशन भी लगेगा आपको सीख गए। तो हाउ डू यू टेस्ट कि जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, वो सारे के सारे आप पूरी तरह से अप्लाई कर पा रहे हो? तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है, जिसको वर्किंग सेशन बोलते हैं, इन द इवनिंग। अभी आपको उस पर एक डीपीपी दी जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो है, उसमें जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, वो दो तरह से मिलता है यहाँ पर। एक डायनेमिक प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज मिलती हैं, जिसको हम आपके लेवल, आपका स्पीड के हिसाब से रेगुलेट करते रहते हैं, क्योंकि DPPs I can change, they are the single 1 page or 2 page sheets given for a particular lecture। तो अगर मुझे लगेगा कि मेरी बैच ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है, ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम बच्चे टेकअप कर रहे हैं, तो मैं उनको मॉडिफाई कर सकता हूँ आपकी नीड के हिसाब से। और एक स्टैटिक प्रैक्टिस होती है, जो आपको मॉड्यूल मिल जाएगा कि ठीक है, आपको पूरा मॉड्यूल मिल गया और वो मॉड्यूल में सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड है, तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं अनलेस कि नेक्स्ट ईयर ही जाकर के चेंजेस होंगे। तो डायनेमिक प्रैक्टिस कैसे होगी? थ्रू DPPs होगी। स्टैटिक प्रैक्टिस कैसे होगी? थ्रू मॉड्यूल और एनी रेफरेंस बुक और एनी टेक्स्ट बुक दैट वी विल सजेस्ट यू। तो एक रेफरेंस बुक तो हमेशा आपके पास रहेगी, दैट इज NCERT। वो हमेशा रहेगी, क्योंकि जहां जहां जब भी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन होता है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से रेफर करते हैं। तो NCERT इज सपोज टू बी द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर इंडिया। But wherever NCERT is wrong, NCERT is also wrong at many places, there will go by the international references, जो international journals हैं, international जो studies हैं, वहां से references को लेंगे अगर कहीं पर कोई confusion आएगा तो। अब आती है कि ठीक है, ये प्रैक्टिस और क्लास के बारे में मैंने थोड़ा सा बोलता है, क्लासरूम के अंदर में क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है। मैं ये सब बातें पहले दिन आपसे इसलिए कर रहा हूँ, सो दैट जो बच्चा इन बातों को समझ लेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्लास में बिहेव करेगा, उसको मिनिमल इश्यूज आएंगे। दिस इज फॉर श्योर। जैसे लेक्चर जब कोई चीज पढ़ाई जा रही है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू द मैक्स होना चाहिए। बट अगर आपको उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, प्रोसेस करते हुए, अगर कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है या आपके दिमाग में कुछ पैरेलल आइडियाज आ रहे हैं, तो डोंट लिव विद दोट आइडियाज, डोंट हेजिटेट कि हम उसको पूछे कि नहीं पूछे, प्रोजेक्ट योर आइडियाज। वो क्लासरूम को बहुत इंटरेक्टिव और बहुत ही हेल्दी बनाएगा पूरे एनवायरमेंट। दूसरा, उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो मे बी इट इज नॉट करेक्ट। नो नो इश्यूज, नहीं करेक्ट होगा तो आपको कम से कम रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। क्लासरूम लेक्चर्स इंटरेक्टिव हैं, सो कम्युनिकेशन होना चाहिए आपकी तरफ से, और यू फील फ्री टू कम्युनिकेट एंड ट्राई योर बेस्ट टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम इटसेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सोचते हो ठीक है वर्किंग सेशन में समझ लेंगे, या घर पे रूम पे जाएंगे, वापस ट्राई करेंगे और फिर से क्लैरिफाई कर लेंगे, फिर अगले दिन पूछ लेंगे। नो, डोंट डू इट। डू नॉट गो आउटसाइड ऑफ द क्लास विदाउट क्लियरिंग एवरीथिंग। सो डाउटफुल माइंड के साथ क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। इसको एकदम बिल्कुल नोट कर लो अपनी कॉपी में, जो बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक। एंड अबव ऑल, जो कुछ भी आपको कराया जा रहा है, उसका डोंट फॉरगेट टू
मेंटेन अ नीट क्लास नोट। जितनी इंपॉर्टेंट बातें क्लास में सिखाई जा रही हैं उसमें दो बातें होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे रहा हूँ कि क्योंकि क्लास नोट्स जो है, अगर जो बच्चा क्लास नोट्स को ठीक से मेंटेन करेगा उसको रिवीजन साइकिल में उसके स्कोर्स अच्छे आएंगे, और रिवीजन टेस्ट में या क्यूमुलेटिव टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए उसको कम एफर्ट करना पड़ेगा। वो अगर नोट्स अच्छे से मेंटेन है तो एट ए ग्लांस जो है हार्डली उसको आधे घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अब नोट्स लेने का तरीका क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कॉन्सेप्ट के अंदर में, क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट भी होगा, कॉन्सेप्ट के पैरेलल और क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रॉब्लम जब दी जाएगी तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशंस भी होंगे, उसमें कई बार आप गलतियां भी करेंगे। तो आप एक हैबिट डेवलप कर लो 2 कॉपीज रखने का। If you're going for maths class, there should be 2 copies. One is a class note copy, another is a practice or workbook. मैथ्स की ही 2, ऐसे फिजिक्स की 2, ऐसे केमिस्ट्री की 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बेटा किसी किसी का तनवीर, बेटा अपने आप को ना, जब तक आपको कुछ पूछना नहीं हो प्लीज मेक श्योर दैट यू केप्ट योरसेल्फ म्यूट। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि फॉर फिजिक्स 2 नोट्स, class notes means 2 notebooks, chemistry also 2 notebooks, mathematics also 2 notebooks. One is in which you write down all the concept as well as the questions. कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन जितने क्वेश्चन आपको वर्थफुल लगे उनको उसमें क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। उनके सॉल्यूशंस जरूरी नहीं है, वो सोल्यूशन करते समय आपके पास अलग से एक प्रैक्टिस या रफ नोटबुक, जो भी मान लो, मैं बोला रफ ऑफ कुछ नहीं होता है, एक और नोटबुक रखो जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करो। बट जब आप क्लास नोट्स जो है उसमें जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो क्लास वाले क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन के आगे उसका सोल्यूशन का जो क्रक्स है, हिंट है, मेन पॉइंट्स है, मेन डिसीजंस है, कुछ लर्निंग है सोल्यूशन के थ्रू, उसको वहां पर हाईलाइट करके रखेंगे। ठीक है? बस पूरा सोल्यूशन इलैबोरेट वहां नहीं करना है आपको, वो सारा आपका वर्कबुक के अंदर में आएगा। वो पहले वाली जो नोट है ना, क्लास नोट प्लस क्वेश्चंस, और उसके अंदर में क्वेश्चन के थ्रू कुछ नई बातें लर्न कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स, वो सारे उसमें रहेंगे, सो दैट वो ब्रीफ हो, कंसाइज हो, रिवीजन करने में कम समय लगे। तो ये आपको करना है, दिस इज अ मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास में टाइम एज ए रिसोर्स, स्पेस एंड रिसोर्सेज ये कम होंगे एग्जाम में। टाइम भी कम होता है तो टाइम भी ऑप्टिमाइज करना है हमें, अपनी इफिशियंसी आउटपुट वर्सेस टाइम ऑप्टिमाइज करना है, प्लस स्पेस भी कम होगा वर्क करने के लिए, रफ स्पेस बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो आपको ये सारी बातें मैनेज करनी सीखनी होगी सो दैट योर स्कोर बिकम्स ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई जो मैं बोला है अभी? थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहो, जब आप बोलते हो तो मुझे लगता है कि यू आर लाइवली पार्टिसिपेट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। अब उसके बाद आती है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है और कैसे उसको मैनेज करेंगे। ठीक है? आपसे मैं बोलूं कि आपका टारगेट जो जजमेंट डे है वो अभी से कितना दूर है? इन डेज बताओ, हाउ मेनी डेज यू हैव बिफोर योर जजमेंट डे? जजमेंट डे मीन्स द फाइनल डे व्हेन यू राइट योर जेईई एडवांस एग्जाम। कोई बच्चा बताएगा अप्रोक्सीमेटली कितना दिन है? 800। 800 डेज? गलत सोच रहे हो, ये 800 डेज नहीं। 760. चलो थोड़ा सा कम किया तुमने, ठीक है। अब मैं जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ वो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ डेज अवेलेबल इज 350 इंटू 2, 700 डेज। आप बोलोगे वाई 700 डेज? बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली अभी देखो तो उसमें बहुत सारे टाइम आएंगे, एग्जाम्स का टाइम आएगा, बीच बीच में और भी कुछ इश्यूज आएंगे, कभी कभी आपकी छुट्टियां हो जाएंगी। तो आप उसका एक फैक्टर लेके चलो, 360 डेज का, 365 डेज का आपका जो ईयर होता है, तो आपको पास उतना समय नहीं है, आप ये मान लो। और एग्जामिनेशन के पहले, मतलब फर्स्ट जेई मेन तक ही काउंट करो, उसके बाद का सब फोकस है, मतलब वो बात का टाइम बोनस है। तो 350 डेज का टारगेट लेके चलते हैं। एक साल में 350 डेज आपको मिल रहे हैं, और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ईयर को 700 डेज अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। अब इस 700 डेज में से 50 डेज हटा दो, जिसमें आपकी वेकेशंस होंगी, हॉलीडेज होंगी, और
एग्जाम्स वगैरह होंगे स्कूल में, जो भी है उनको भी हटा दिया मैंने। तो रफली आप 650 डेज मान के चलो। मैं आपको दिखाऊंगा कि जितना डेज है ना, ये सारा लिबरलिटी के साथ में कुछ कुछ चीजें कंप्रोमाइज करते हुए, तो भी बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। आउट ऑफ 650 डेज एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24। 24। 24 आवर्स में से कुछ आवर्स जो है वो हम निकाल रहे हैं कि वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये मान लो आपके लिए अवेलेबल नहीं, मतलब आपकी अपनी सेल्फ वर्किंग के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि 24 डेज टोटल हैं, उसमें से निकाल दिया मैंने 7 आवर्स स्लीप एंड रिलैक्सेशन के लिए। ऑब्वियसली 7 घंटे आपका जाएगा कम से कम, प्लस 3 आवर्स डेली रूटीन एक्टिविटीज, नहाना धोना तैयार होना वगैरह वगैरह, लंच ब्रेकफास्ट डिनर ऐसा। एंड देन 1 आवर फॉर दी 5 आवर्स फॉर दी कॉन्सेप्ट क्लासेस, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्लासेस है उसको मैं टाइम में नहीं काउंट करता हूँ, क्योंकि वो टाइम हम आपका कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो अगर 1.5 घंटे की 3 क्लासें बीच में कुछ ब्रेक है तो 5 आवर्स मैंने हटा दिए कि उसको हटाओ, वो तो हम इनपुट दे रहे हैं। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि आपके पास कितना टाइम है अपना इनपुट और अपनी एफर्ट से कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये 5 आवर्स भी हटा दिया मैंने, और 1 घंटे मैंने आपका खेलने का हटा दिया डेली का। काउंट इट, कितने घंटे निकल गए? 16। 16। यस। कितने घंटे बचे 24 में से? ये सारा निकाल 8 दो। hours। 8। 8 hours। 8 आवर्स। तो मैं बेसिकली ये बोलता हूं कि आपके पास में अपने सेल्फ वर्किंग के लिए 8 आवर्स हैं, और इस 8 आवर्स में से 4.5 घंटे आपको हम रेगुलेट करके वर्किंग करा देंगे इस प्रोग्राम में। मतलब ये 5 आवर्स की कॉन्सेप्ट टीचिंग वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, रेगुलेटेड है, जो हम लोग करेंगे। और पोस्ट लंच ये इस 8 घंटे में से 4 घंटे जो आपकी वर्किंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद मी, विद एपीएस सर, विद एएसटी सर, या जो भी टीचर्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो उस 8 घंटे में से उस 4 साढ़े 4 घंटे, 4 घंटे निकाल दो तो बचा कितना बेटा? 4 घंटे। मतलब अभी भी देखो, मैंने स्लीप का टाइम निकाल दिया, मैंने डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, उसका टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, वो सारा निकाल दिया। 3 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा नहीं कंज्यूम होते। और इसके बाद 5 घंटे क्लासेस का टाइम भी निकाल दिया, 1 घंटा आपका स्पोर्ट्स टाइम भी निकाल दिया। फिर भी तुम्हारे पास में 4.5 घंटे बचे हुए हैं। वर्किंग सेशन भी निकालने के बाद 4 घंटे बचे हुए हैं। अब वो 4 घंटे, अगर आप में से जो वो 4 घंटे में से कुछ भी इफेक्टिवली यूज कर लेगा, वो एक्सेल करता जाएगा। मतलब आपके अमंग यू कुछ लोग एक्सेल करेंगे, तो वो होंगे जो बचे हुए 4 घंटे से में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कोई 3 घंटे, सब कोई, हर कोई अपना अपना इस तरीके से कर रहा होगा। जो जितना इफेक्टिवली यूज कर लेगा वो उतना बेटर हो जाएगा। अब मैं ये सारी चीज को समराइज कर रहा हूँ। इस 8 घंटे को, जिसको आप वर्किंग बोलते हैं, जो आपका मेजर एफर्ट है, हम उसमें सपोर्ट रोल में है सिर्फ, वो क्या करने के लिए केपेबल है। टोटल नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी आवर्स कितने हो गए? 8 मल्टीप्लाइड बाई 650, राइट? 5200 आवर्स। 1 घंटे में एग्जाम जब आप देते हो तो लगभग कितने क्वेश्चन करते हो? 1 आवर टेस्ट में आप लगभग कितने क्वेश्चन करते हो? अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, लाइक यहाँ सीओ का भी टेस्ट दिया होगा, और भी बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे। अप्रॉक्सिमेटली बोलो। डिपेंड करता है। हम्म। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, बात सही है कि पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज कर लेते हैं ना थोड़ा, ऐसा रफली 10। कितना? 12 to 15। चलो 12 to 15। अगर जेई मेन टाइप का पेपर होगा, अगर डिफिकल्टी लेवल जेई मेन टाइप की है, तो आपको 1 घंटे में लगभग 25 क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड होता है कि वो 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, है ना? आई होप यू रिमेंबर द जेई मेन का स्ट्रक्चर जो होता है, 25 आउट ऑफ 30 25 क्वेश्चन करने होता है, और 1 घंटे का स्लॉट होता है। और अगर जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन होता है तो 1 घंटे में 18 क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड है कि अगर किसी को 100% स्कोर करना है तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन जेई मेन टाइप, 1 घंटे में 18 क्वेश्चन जेई एडवांस टाइप। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, वो 25 को 20 कर लो, है ना? और उधर जो है 18 क्वेश्चन है तो उसको आप 12 कर लो। तो आपने सही बोला था कि 12 to 13, 12 to 15 कुछ होना चाहिए। और प्रॉब्लम जो रूटीन प्रैक्टिस में आपको मिलेंगी, वो सारी प्रॉब्लम जे एडवांस टाइप की नहीं मिलेंगी, मिक्स मिलेंगी। कुछ जेई मेन टाइप की होंगी, कुछ एडवांस टाइप की होंगी।
कुछ एडवांस में भी मॉडरेट होंगी, कुछ बहुत डिफिकल्ट होंगी। तो एवरेज आउट अगर मैं करूं तो आप 20 क्वेश्चन का एवरेज आराम से लेके चल सकते हो, 20 से 30 में कुछ एवरेज लेके चल सकते हो। मतलब इतने घंटे हैं और 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर के लगभग 100 टॉपिक है, 100 नहीं होंगे, मैं थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ, बट 25 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में मान लो, तो लगभग आपका 25 से 27 टॉपिक है, तो 90 टॉपिक मान के चलो। 100 मान लिया मैंने, थोड़ा सा रैंडम कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा राउंड ऑफ करना। तो 100 से डिवाइड कर दो तो पर टॉपिक कितना घंटा आपके पास मिला सेल्फ स्टडी का? 52। टोटल 100 टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला करके। टोटल 5200 सेल्फ स्टडी आवर्स आपके पास अवेलेबल है, इंक्लूडिंग द वर्किंग सेशन एंड योर लेफ्ट आउट सेशन। तो टोटल कितने घंटे मिले पर टॉपिक सेल्फ स्टडी के लिए, वर्किंग के लिए? 52। 52। और 1 घंटे में कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं? 20 कर सकते हैं। तो 50 आवर्स ही अगर माने और 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चन आप कर सकते हैं हर टॉपिक पर। So if self-study hours allotted to each topic is 52 hours, and therefore it is sufficient to solve around 1000 problems per topic. ये मैं वो चीजें बता रहा हूं बच्चे जो feasible है, जो आप में से मैक्सिमम बच्चे इतने क्वेश्चन कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर किसी टॉपिक पर 1000 प्रॉब्लम कोई बच्चा कर जाए ना, तो ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1 हो जाएगा 1000 कर गया तो 1000 बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट ये है 500-600 प्रॉब्लम्स कर जाते हैं बच्चे, 700 भी कर जाते हैं। और उतनी मतलब अच्छी अगर 500 प्रॉब्लम कोई किसी टॉपिक पर कर गया ना, तो आराम से सिंगल डिजिट की रैंक या डबल डिजिट की रैंक मिल जाती है। मीन्स द टारगेट इज फीजिबल, टारगेट सीम्स फीजिबल, यू कैन अचीव इट। ये मैंने आपको मैथमेटिकली वर्कआउट करके दिखाया है। इसमें कुछ भी आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे से बोल सकते हो। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो स्टडी करते समय, वर्किंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद आ जाते हैं जस्ट के टेस्ट जो आपके होंगे वीकली, वो टेस्ट में आपको क्या केयर करना है वो कर लो, और फिर हम लोग सीधे चलते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे। टेस्ट और टेस्ट का पर्पस क्या है? पहली बात, टेस्ट नारायणा में जो टेस्ट होते हैं या लगभग हर कोचिंग सेंटर में जो टेस्ट होते हैं रिलेटिवली थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं तो डिफिकल्ट टेस्ट होने का पर्पस ये नहीं कि आपको डराना है, ना तो टेस्ट से आपको डरना चाहिए, ना तो टेस्ट के स्कोर से डरना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सारे एग्जाम जो आप लोग फेस करने जा रहे हैं, ऑल दीज एग्जाम्स आर लो स्कोर एग्जाम्स। तो आप 100% स्कोर करेंगे, 90% स्कोर करेंगे टेस्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपका 60% से ऊपर स्कोर आ रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन। इवन 40 से 60% में आ रहा है जेई एडवांस के टेस्ट में, इट्स परफेक्टली ओके, नथिंग डूइंग। उससे नीचे आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा कंसर्न होता है, बट अगर 25% से नीचे आ रहा है तो आपको कंसर्न होना चाहिए। जेई एडवांस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेकिन कंसर्न होने का मतलब क्या है? उससे आपका रिफ्लेक्शन होगा कि कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसको एड्रेस करना, उसका स्ट्रेटेजाइज करना, वो आपका कंसर्न होना चाहिए। डिसअपॉइंटेड होना और फ्रस्ट्रेट होना वो नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट बेसिकली टू गेट द जजमेंट ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेवल ऑफ प्रिपरेशन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सारी बातों का जजमेंट लेने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। इसका पर्पस ये नहीं कि आपको रेट करना कि ये बहुत अच्छा है, ये डफर है, ऐसे कुछ नहीं। हमारे लिए हर बच्चा एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग में है। वो लर्निंग की प्रोसेस को मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ पढ़ाने को, उसी तरह से आप लर्निंग की प्रोसेस को एंजॉय करो। कमियां अच्छाइयां आती रहेंगी, इश्यूज आते रहेंगे। इश्यूज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इश्यूज को नहीं रिजॉल्व किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इश्यूज से नहीं डरना है, प्रॉब्लम से नहीं डरना। आप टेस्ट का पर्पस है टू डेवलप अ राइट एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, कि एग्जाम में आपको ट्रबल ना आए, ये टेस्ट का पर्पस है। टेस्ट में मैं आपको परेशान करूंगा, हर वीक टेस्ट में आप परेशान होंगे, लेकिन उसका पर्पस आपको परेशान करना नहीं है। उसका पर्पस एक लॉन्गर पर्पस है कि डेली रूटीन में आप परेशान होते रहेंगे टेस्ट को लेकर के, बट एग्जाम में यू विल फील 110% कंफर्टेबल। दिस इज माय प्रॉमिस। तो
टेस्ट का पर्पस, हाँ, एनी एनी क्वेरी बच्चे? तो टेस्ट का पर्पस मैंने डिफाइन किया, इसी स्पिरिट में आपको टेस्ट को लेना है, ठीक है? सर हाँ, यस बोलो। सर जो हम लोग वीकली टेस्ट देंगे सर, उनके रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे और सर डिस्कशंस कब होंगे? किसका, डीपीपी की बात कर रहे हो या टेस्ट की बात कर रहे हो? सर वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट बेटा तुम्हारा संडे को होगा, उसका डिस्कशन मंडे को होगा। मंडे की जो क्लास होगी उसमें पहला काम होता है पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन होने के बाद में बेसिकली होना ही चाहिए कि पेपर डिस्कशन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपकी की सही है और क्वेश्चन जो की आई हुई है वो गलत है, क्योंकि की तो तुरंत आ जाएगी आपको जैसे ही पेपर इवनिंग में खत्म होगा, इमीडिएट उसके 1 घंटे के अंदर में, उसके 1 घंटे के अंदर में आपको टेस्ट का स्कोर मिल जाएगा विज जो एक की प्रोविजनल की जो आती है उसके बेसिस पर, बट वो फाइनल स्कोर नहीं होता है। अगले दिन मंडे को जब टेस्ट का डिस्कशन क्लास में हो रहा होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस आते हैं। वो ऑब्जेक्शन आपकी तरफ भी आ सकते हैं, कई बार हम लोग सीधे बता देते हैं कि देखो ये क्वेश्चन में इश्यूज हैं, तो उसको हम लोग एज ए की चैलेंज करते हैं। और फिर वो की जो कीज पे चैलेंज किया जाता है वो कीज के ऊपर में एक डिस्कशन होता है, हमारे सारे सीईओ के टॉप फैकल्टीज का कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस से डिस्कशन के थ्रू फाइनली जो फाइनल की अप्रूव होती है उस के बेसिस पर ट्यूसडे को री इवेलुएट करके ट्यूसडे इवनिंग तक आपका फाइनल मार्क्स आ जाता है, मतलब आपकी रैंक आ जाएगी ट्यूसडे इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैंने बोला टेस्ट को आप जेई एग्जाम जैसा दो, हर एक टेस्ट को जेई पेपर जैसा दो। क्योंकि आप ये मानो ना कि आप सोचते हो कि आप आईआईटी उस दिन लिखेंगे, आप जेई मेन उस पर्टिकुलर डे लिखेंगे। नो सर, नो। एवरी डे when you are preparing and solving a question, remember that you are writing JEE exam, because every minute you are spending in this preparation, it is counted in your account। मान लो आपकी एक अकाउंट बुक बनी हुई है और उसमें पूरा एक एक मिनट काउंट हो रहा है, जो उसमें वर्क कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो प्लस होता जा रहा है। जो उस टाइम को वेस्ट कर रहा है चाहे किसी भी तरीके से, वो माइनस होता जाएगा। और वो मिनट मिनट आवर आवर का जो अकाउंट होता है वही सम टोटल होकर के फाइनल एक अकाउंट बनता है और वही एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए आपको बस थोड़ा सा केयरफुल, मतलब आप अच्छे बच्चे हो तो आपको अपना टाइम, अपना हर चीज का ध्यान रखना है कि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है और उस टाइम को उतना ही प्रीसियसली इस्तेमाल करना, उतना केयरफुली और वाइजली इस्तेमाल करना है। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी उसी स्पिरिट से करेंगे, लेकिन जस्ट लाइक द फाइनल एग्जाम टेस्ट, आपको टेस्ट के रिजल्ट को लेकर के उतना ओवर पॉजिटिव नहीं होना। प्रिपेयर करना आपके हाथ में, टेस्ट देना आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। वो जो कर लिया उसी का आउटकम है, तो रिजल्ट को लेके परेशान नहीं। हाँ, रिजल्ट से सीखना है, अपनी गलतियों को मैप करना है और फिर टीचर से पूछना है, खुद ट्राई करना है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे किया। तो डू नॉट गेट ओवरजॉयड इफ योर परफॉर्मेंस इज टू हाई, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड आफ्टर द टेस्ट व्हेन द रिजल्ट गोज लो। जस्ट आइडेंटिफाई थ्रू दोज टेस्ट एंड परफॉर्मेंस योर स्ट्रेंथ and count each of your weaknesses। I highlight your weakness are more important, because जो आपकी स्ट्रेंथ है nobody can snatch it for you, but जो तुम्हारी वीकनेस है that we are going to try to snatch from you, you also try to remove those weaknesses। और थोड़ा थोड़ा करके अपनी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हो, अगर उस पर वर्क करते जाएंगे तो आप एक्सेल कर जाएंगे, आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो टिल हियर प्लीज आस्क, नहीं तो लेट अस एक छोटा सा टॉपिक हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। एनी क्वेरी बच्चे? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास में फॉर्मली जो मैथ्स में स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपने टिल 10th नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा होगा। उस नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स इंसान के डिक्शनरी में आई या इंसान के एविडेंस में आई। फिर नेचुरल नंबर में जीरो इन्वेंट हुआ तो होल नंबर्स बन गया, और फिर उसमें नेगेटिव इंटीजर का आइडिया उसको मिला तो सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म हो गया। ये सिंबॉलिक नोटेशन आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4। इसी में जीरो आ गया
है ना। तो आपको एक सेट, बड़ा सेट जो फॉर्म हुआ वो है W से डिनोट करते हैं, जो होल नंबर का सेट है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। सेट ऑफ होल नंबर्स आया, ये सब आप जानते हैं। फिर होल नंबर्स में जब नेगेटिव इंटीजर आ गए, जैसे कि -1, -2, -3, ये सब जब ऐड हो गए ऐसे, तो जो सेट बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? सेट ऑफ इंटीजर, जिसको Z से डिनोट करते हैं, कभी कभी I से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों सिंबॉलिक नोटेशंस यूज होते हैं। और फिर इंटीजर्स तक आपने डिवीजन एल्गोरिदम, फिर किसी बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट इंटीजर, एक रिमाइंडर इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिदम से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब बेसिक बातें आपने करी होंगी। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि जब डिवीजन का प्रोसेस आपने सीखा, तो डिवीजन की प्रोसेस में रैशनल नंबर्स या रेशियो ऑफ टू इंटीजर का पता चला, और वो P/Q टाइप के नंबर से जो सेट ऑफ नंबर्स का एक्सटेंशन हुआ उसको हम लोग सेट ऑफ रैशनल्स बोलते हैं, जिसको Q से डिनोट करते हैं। रैशनल का सेट मतलब जिसमें P/Q टाइप के नंबर्स आए, जहां पर P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स है, और Q 0 नहीं है ना। आई होप आपको याद होगा ये। और फिर कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में भी इंसान को पता चला जो P/Q फॉर्म की नहीं होती हैं। उनको जैसे √2, √3, 1+√2, पाई, ई, ऐसे नंबर्स का बारे में पता चला। तो एक और टाइप के नंबर्स के बारे में इंसान को पता चला कि नंबर्स विच आर नॉट ऑफ द टाइप P/Q बट देयर स्क्वायर इज पॉजिटिव और 0, तो उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। उसको हम Q से डिनोट करते हैं, बट Q बार बोलते हैं, या Q को क्रॉस कर देते हैं। इसको इरेशनल सेट बोलते हैं। ये बड़ा वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया, वो इरेशनल का सेट नहीं है, बड़ा वाला सर्कल नहीं। ये जो रिंग है, छोटे वाले सर्कल के बाहर और बड़े वाले सर्कल के अंदर का जो ये पोर्शन है, ये इरेशनल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ इरेशनल को डिनोट कर रहा है, या कलेक्शन ऑफ इरेशनल को डिनोट कर रहा है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल आया, इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब रैशनल्स और इरेशनल्स को मिला करके, रैशनल मतलब ये पूरा अंदर वाले ब्लू वाला सर्कल और पूरा कंप्लीट जो नंबर सिस्टम फॉर्म हुआ, उसको हम रियल सिस्टम या रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं। फिर इन रियल नंबर्स के अलावा कुछ नॉन रियल नंबर्स के बारे में भी पता चला, और उनको जब इन्वॉल्व करके तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जनरेट होगा, जो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी तक आप रियल नंबर सिस्टम तक पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं। तो मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? आई होप आप सभी रियल नंबर्स तक फेमिलियर हैं। यस और नो? यस सर। ग्रेट। यस सर। तो आज का जो डिस्कशन होगा बच्चे, मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स से चलूंगा, और उसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग रैशनल और इरेशनल तक कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स के साथ में उसको समराइज करें। और फिर आपको जो मैं आज एक शीट दूंगा, वो शीट पर हम लोग वर्किंग सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको वर्किंग सेशन इंटीमेट किया जाएगा। तो हेडिंग देंगे आप बेटा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ये पहले से भी हो सकता है कि मैंने कभी क्लास में जो ओरिएंटेशन क्लासेस में कभी डिस्कस किया हो, तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए तो डेफिनेटली रिवीजन हो जाएगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो कि डेस मतलब 10 सिंबल्स को इस्तेमाल करके, उसमें से सिंबल कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. The number system we are using that actually involves these 10 symbolic notations. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको, इन 10 सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं, है ना। इनको डिजिट्स बोलते हैं ना बेटा। और ये 10 सिंबल्स को इन्वॉल्व करके जो सिस्टम बना, उसी को डेस, 10 मतलब होता है डेस, 10 होता है ना, 10, उसका ग्रीक में बोलते हैं डेस। तो वो 10 सिंबल से जो बना उसी को डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में अगर आप एक कोई नंबर लिखते हो, कुछ ऐसे है A, B, C, पता। सपोज करो ये 10 सिंबल्स का एक नोटेशन मैंने लिखा, एक सिंबॉलिक नोटेशन लिखा। मैंने बोला ये एक नंबर है,
तो आप इस नंबर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आप इस नंबर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। आप इस नंबर को, मैं इसको, जब नंबर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट नहीं है, ध्यान देना, ऊपर मैंने ऐसे बार ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब है कि ये 5 डिजिट की नंबर है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो ये यूनिट प्लेस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू होती है 10⁻0। 10 मतलब जितने सिंबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पावर यूनिट के लिए 0। एंड टेंस प्लेस की जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 नंबर ऑफ सिंबल 10, 10⁻1। 100 प्लेस के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10 स्क्वायर। और 1000 प्लेस के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10 क्यूब। और ऐसे ये प्लेस वैल्यूज है। प्लेस वैल्यूज का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यूज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज which is to be multiplied by the digit, by the corresponding digit and added to get the numerical value that the symbolic representation represents। तो ये जो सिंबल मैंने लिखा है, ये जो नंबर लिखी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसका इवेल्युएशन क्या है, तो क्या होगा बोलो, e मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0 प्लस d मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस, बोलते जवाब आप, c मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब 10 क्यूब प्लस plus a a मल्टीप्लाइड बाई multiplied by 10 raised to power 4। 4। और अगर अगर मान लो इधर और भी डिजिट्स होंगी तो ये ऑन एंड ऑन ऐसे कंटिन्यू करेगा। एंड ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप जानते हो इस चीज को। जैसे अगर कहीं आप लिखते हो ना 124, तो 124 को क्या लिखते हो, आप लिखते हो 4 प्लस 2 इंटू 10 एंड प्लस 1 इंटू 100, 100 प्लस 20 प्लस 4। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट यू नो वेल, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट। मैं अभी कुछ भी जो ब्रिज कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, वो सारी वो बातें डिस्कस करेंगे जो आप पहले से जानते होंगे, उसी को थोड़ा और रिफ्रेश करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ब्रिज कोर्स का मतलब होता है हर चीज को रीस्टैब्लिश करना और करेक्टली स्टैब्लिश करना। एनीवे, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया, राइट? क्यों इसको डेसिमल बोलते हैं, इस सिस्टम को डेसिमल क्यों बोलते हैं? Why the system of number we use is called decimal system? क्योंकि 10 10 सिंबल digits। क्योंकि 10 सिंबॉलिक नोटेशन को यूज किया, 10 मतलब डेस, इसलिए डेसिमल है। और क्यों इसका ये प्लेस वैल्यू में बेस क्या है, 10, इसका रीजन भी यही है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम है इसलिए बेस 10 है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू इज व्हाट, इट इज इक्वल टू बेस टू द पावर प्लेस, ये होता है प्लेस वैल्यू। और बेस क्या होता है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम होता है नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल यूज्ड। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स जो होती है उसमें 2 ही डिजिट यूज करते हैं, शायद आप में से कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो, तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट यूज करते हैं, 0 एंड 1। 1। इसलिए बाइनरी सिस्टम में जब कभी ऐसा लिखते हो ना 1 1 0 1, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई, यहां से देखो यूनिट प्लेस में 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0, क्योंकि 2 ही डिजिट्स हैं उसमें, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर, 2 टू द पावर बोलो 2, एंड प्लस दिस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3। तो इसका प्लेस वैल्यू 2 रेज टू द पावर 0 है, इसका प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 1 है। अभी को कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब अब सिंबॉलिक नोटेशन आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लो। ये 2 टू द पावर 2 है और ये सर प्लेस वैल्यू 2 की पावर 3। हाँ बोलो, सामने प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है? क्या बोला, सारे प्लेस वैल्यू, सामने प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है? प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, बच्चे मैंने लिखा बेस टू द पावर प्लेस। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। बेस मतलब ये यहाँ लिखो, बेस, हर एक नंबर का एक बेस होता है, नंबर सिस्टम का बेस, बेस होता है जिसके बेसिस, बेस या बेसिस भी बोलते हैं। बेसिस मतलब हो गया जिसके बेसिस पर वो सिस्टम फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर बेस में 10 है ना, 10 सिंबॉलिक नोटेशन है, तो यहाँ बेस 10 हो जाएगा डेसिमल सिस्टम में।
बट बाइनरी सिस्टम में दो ही सिंबॉलिक नोटेशन है, तो बेस क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। ऐसे 2 टर्नर, अगर टर्नरी सिस्टम कोई मैं लेता हूं तो क्या बेस हो जाएगा? 3। 3 हाँ, इस तरह से हेक्साडेसिमल सिस्टम लूंगा तो बेस 16 बेस हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सिंबल डिजाइन कर सकते हैं और वो सिंबल से नंबर सिस्टम आप अपना नंबर सिस्टम खुद भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर। और जहां कहीं भी बाइनरी सिस्टम में ऐसे लिखा हुआ 1101, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 8 + 4 + 0 + 1, तो कितना हो गया? 13। तो 13 को अगर मुझे बाइनरी सिस्टम में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैं नंबर सिस्टम कैसे और क्यों फॉर्म हुआ, और उसको हम ऐसा नहीं कि रट्टा लगा लेना कि ऐसा हुआ, उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। मोरओवर आगे चलें, इतनी बात थोड़ा समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? नो नो सर, सर No, ग्रेट, sir. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सर तो हमने बताया कि एक नेचुरल नंबर एक्स है, ए बी सी डी ई उसकी डिजिट्स हैं, तो ई डी सी बी ए दे आर रिस्पेक्टिव डिजिट ऑक्यूपाइंग यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000 प्लेस, एटसेट्रा। और इस नंबर को जब इवेलुएट करते हैं तो इस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिफाइन करती है, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको, कि समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो किसी भी नंबर का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी डिजिट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस, उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहे हैं उनका सम होता है। और देयरफॉर ये आपका, ये वाली जो नंबर एक्स है उसका एक्सपांसन ये है। ये इतनी बात मैंने आपको सिखाई फॉर डेसिमल सिस्टम। ठीक है जी, शैल आई गो अहेड? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर तो जितना बात आपको क्लियर होता जाए आप फटाफट मेरे को ग्रीन सिग्नल देते जाएंगे। अभी बिकॉज मैं रिमोटली कनेक्टेड हूँ, आई एम जस्ट, आई डेलिबरेटली गो लिटिल स्लो, नॉट टू वरी। तो एक मैं थियरम लिख रहा हूं, इसको तुम प्रूव करो अपने आप आराम से, टेक योर टाइम। थियरम क्या है? आपको पता है ना, मैथमेटिक्स में 3 तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं। एक्सियम, जो हमेशा ट्रूथ होती है विदाउट प्रूफ। Yes. डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब जो स्टेटमेंट आप देते हो कोई चीज की मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, उसका भी कोई प्रूफ नहीं होता है। जो मैथमेटिक्स एसोसिएशन जो है मैथमेटिशियंस की, जो डिफाइन कर देती है उसको मानते हैं हम सभी लोग। और थियरम मतलब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको कोई भी तब तक ट्रू नहीं एज्यूम करता जब तक कि उसका प्रॉपर प्रूफ नहीं हो जाए। ठीक है? थियरम है दैट इफ एन इंटीजर एक्स is divided by 10, the remainder will be the digit at unit place of x। इसका प्रूफ करिए। प्रूफ करने का मतलब यह है कि जैसे आप एग्जाम्पल समझने के लिए, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो एक इंटीजर है 56, और 56 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 56 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको आता है 10 5 जा 50, और फिर यहाँ रिमाइंडर आ गया 6। तो आप बेसिकली बोलते हो कि 56 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 6, और यही 6 इसका क्या है? रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर बोल रहे हैं है क्या? तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर है। अब कोई भी नंबर ले लो, 5 1 3 4 7, अगर इसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो भी वही आएगा, है ना? 10 5 जा 50 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 10 1 जा 10 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 ले लिया यहाँ पर, 10 3 जा 30 हो गया, तो आ गया 4, फिर 7, फिर 10 4 जा 40 हो गया, बचा है 7। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी वही आया कि 5 1 3 4 7 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 1 3 4 + 7। तो रिमाइंडर क्या आया? तो ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर आ गया क्या? 7, मतलब जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर है। तो ये समझ तो आ रहा है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? और यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो यही बात बोल रहा हूँ कि किसी भी इंटीजर ए को जब किसी इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं तो आपको एक क्यू इंटीजर मिलता है प्लस एक आर होता है। किसी भी इंटीजर को बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं अगर ए और बी गिवन है तो। और इस क्यू को कोशेंट बोलते हैं और आर को रिमाइंडर, ये बातें आप जानते हो। हाँ जी,
अब बता दो। ऐसे लिख लेते हैं an-1 मतलब an-1 an-2 से लेके a1 तक। उसके बाद जब हम इसे उसको जब एक्सपैंड करेंगे तो 10 की पावर n मतलब 10 की पावर n-1 an और प्लस 10 की पावर n-2 an-1। तो जब हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर्स a1 तक होंगे वो सारे b q के फैक्टर के अंदर आ जाएंगे, और जो हमारा a0 बचेगा तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, बस बेसिक बात है कि चलो n के बजाय अगर आप सिंपली एक नंबर ले लो और उससे कुछ एक फाइनाइट डिजिट की ले लो, जैसे ABCDE ले लो सिर्फ, है ना, अगर यही वाला ले लो तो इसी की बात कर लो। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था 10 to the power 4 टाइम्स A प्लस 10 क्यूब टाइम्स B प्लस 10 स्क्वायर टाइम्स C प्लस 10 टाइम्स D प्लस E, यही है ना बेटा। तो आप इस जो फर्स्ट फ्यू टर्म्स हैं लास्ट टर्म को छोड़ के, और अगर इसमें और फर्दर डिजिट होगी तो क्या होगा, इधर में एक्सटेंड होता रहेगा और सारे टर्म आएंगे, बट सब में 10 फैक्टर आएगा। तो 10 कॉमन ले लेंगे जब आप, तो क्या आएगा, 10 क्यूब टाइम्स से, इसके इधर भी कुछ हो सकता है, 10 क्यूब A प्लस 10 स्क्वायर B प्लस 10C प्लस D प्लस E आ गया। और ये क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय अनदर इंटीजर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, और इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर m लिख दिया मैंने, प्लस E हो गया ना, 10m प्लस E। तो E क्या है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 से, m क्या हो गया, कोशेंट, और E क्या हो गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आया क्या, बोलो, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द इंटीजर। तो ये यूनिट प्लेस ही रिमाइंडर हो गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं यहां 10 के बजाय 5 कर दूं, इफ एन इंटीजर x is divided by 5 then the remainder is, what will be the remainder। तो वो दूसरा जो है उसको भी जल्दी से सोच लो। The remainder if an integer x is divided by 5 will be E, if E lies 0 to 4, E means unit digit, and it is E minus 5 if E lies between 5 to 9। इसको प्रूफ कर दो। Here the x we are taking as this, इसी नंबर को x ले रहे हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि अगर आप 37 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 7 जा 35 प्लस 2, और अगर 34 को 5 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 6 जा 30 प्लस 4। मतलब रिमाइंडर यहां पर जो यूनिट प्लेस है यही रिमाइंडर आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अगर यूनिट प्लेस 5 से बड़ा है तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, 2 मतलब 7 माइनस 5 रिमाइंडर आया। तो बोल रहे हैं कि जब आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर यूनिट डिजिट ही आ सकती है अगर यूनिट डिजिट 4 से छोटी है। इफ यूनिट डिजिट इज 5 से लेस, 0 1 2 3 4 5, then the remainder will be the unit digit itself. But if the unit digit is more than 5, up to 4, the remainder will be unit digit. But if unit digit of the number is more than or equal to 5, then the remainder will be E minus 5, मतलब unit digit minus 5। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, यही वाला यही से स्टार्ट करो और अपने आप जस्टिफाई करो। x इज इक्वल टू तुम्हारा है 10 to the power 4 टाइम्स A प्लस 10 क्यूब टाइम्स B प्लस 10 स्क्वायर टाइम्स C प्लस 10 टाइम्स D प्लस E है आपका। तो ये पूरा तो 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं क्या, बोलो, 10 क्यूब इंटू 2A प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या है 2B इंटू 10 स्क्वायर
यहां से क्या आया, 5 कॉमन ले लिया तो क्या आया, 2c इंटू 10, और यहां से 5 कॉमन ले लिया तो क्या है, ट्वाइस ऑफ d, ऐसा आया, प्लस e आ गया। अब ये पूरा तो 5 का मल्टीपल है, तो मैंने बोला कि दिस इज इक्वल टू 5, इस पूरे नंबर को एक इंटीजर मान लो, 5 टाइम्स m मान लो, प्लस e आ गया। अब दो बात होगी, अगर अगर मैं इसको बोलता हूं कि e, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, तो मैंने बोला कि इट इज 5m प्लस e इफ e इज लेस देन आर इक्वल टू 4। बट अगर e की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से लेकर 9 के बीच में, ऐसा लिख दिया मैंने, इफ इज बिटवीन 5 एंड 9, तब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5m प्लस e को यहां लिख दो 5, इसमें से 5 निकाल लो, e में से 5 निकाल लो, तो 5 सेपरेट कर लो तो रह गया क्या, e माइनस 5, एड एंड सेपरेट किया मैंने 5, और ये चीज क्या हो गई बोलो, 5 कॉमन लेके क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 1 एंड प्लस e माइनस 5 हो गया। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि रिमाइंडर हैज टू बी स्मॉलर देन डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ है 5, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रिमाइंडर e माइनस 5 की, जब e अगर 5 से 9 है तो e माइनस 5 की वैल्यू 0 से लेके कहां तक लाई करेगी, 4 तक। और अगर किसी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो 5 से डिवाइड करके क्या आया भाई, 5 से डिवाइड करोगे किसी भी इंटीजर को तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो उसका यूनिट प्लेस ही आएगा रिमाइंडर, और नहीं तो रिमाइंडर यूनिट प्लेस डिजिट -5 आएगा। वो डिपेंड करेगा कि यूनिट डिजिट उसकी 5 से छोटी है या 5 से बड़ी। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर फिगर आउट किया, 10 से डिवाइड करके या 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, किस केस में, और कैसे हेल्प करके, किसकी हेल्प से, डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से। तो डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया, थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चन है समेशन ऑफ डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज 6, बाय एडिंग 18 टू दैट नंबर we obtain a 3 digit number which consists of same digit। ना, we obtain a 3 digit नहीं लिखो बेटा, 2 digit की लिखो, 2 digit नंबर, यहां पर थोड़ा सा 2 digit number consist of the same digit written in reverse order, find the numbers। find the number। आज क्लास के एंड में आपको एक डीपीपी मैं दूंगा, उस डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस और पजल्स ऐसी होंगी जो कभी भी आपसे मैं इंटरेक्ट किया होगा, तो हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पहले किए भी हों आपने, बट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। वो एक तरह से आपका जो 10वीं तक जो भी नंबर थियरी में कुछ भी पढ़ा है आपने, तो उसका एक टेस्ट जैसा हो जाएगा कि आप क्या क्या चीज कर पाते हैं, कहाँ पर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करते हैं, और वर्किंग सेशन में वो हमें पता चल जाएगा, तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। हाँ, विनय बोलो बेटे। सर 24। Yes, sir. 24 और 42. 24 एंड 42। 42, क्या, वेल डन, क्या किया बताओ, कैसे किया, समझाओ सबको। Let आप the ये, two हाँ सिर्फ ये बताओगे कि कैसे आपने सोचा, क्योंकि योर फ्रेंड्स विल बी इंटरेस्टेड कि आप कैसे सोच रहे हो उस क्वेश्चन को। let the two digits of the number be x and y
वेरी करेक्ट। आपने एक्स वाई ए बी ऐसा कुछ भी ले लिया, तो एक्स वाई ऐसा इन्होंने 2 डिजिट के नंबर एज्यूम कर ली, तो ऑब्वियसली इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? एक्स और वाई तो डिजिट लिया आपने, डिजिट हमेशा 0 से 9 के बीच में होंगी, तो ये नंबर लिखी जाएगी 10x + y। यस सर। अब इन्होंने क्या पूछा गया है? summation of the digit in a 2-digit number is 6. Read the question. You got that x + y given है, क्या given है? 6 है। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और क्या दिया? Just read the question. By adding 18 to that number, we obtain a 2-digit number consist of the same digit but in reverse order. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इस 2 डिजिट नंबर एक्स वाई को किससे ऐड किया, 18 से ऐड किया, तो आपको 2 डिजिट की एक नंबर मिल रही है, लेकिन उसकी डिजिट सिमिलर डिजिट है बट रिवर्स ऑर्डर में है, तो yx बन रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि 10x + y + 18 मतलब 10, 18 ही रहने दे, 18 रहने दे, इज इक्वल टू 10y + x। बोलो हाँ या ना? यहां से यहां से x और y में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ। सर x - y इज इक्वल सर टू x - y = -2। हाँ, x - y = -2 आ गया, मतलब y - x2 आ गया। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। नाउ यू नो दैट इफ इन लीनियर इक्वेशन इफ यू आर हैविंग 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम। तो इसका और इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इफ यू जस्ट ऐड, तो x की वैल्यू क्या आई? 2x इज इक्वल टू एडिंग 1 and 2, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 2 किसी इक्वेशन में डाल दो तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4, एंड देयरफॉर द नंबर क्या आ गया? बोलो, नंबर इज 24। 24 वाज द नंबर। और इसमें जब 18 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? जब इसमें 18 ऐड करते हैं तो 42। दैट्स करेक्ट। ऐसे ही जस्ट गो टू द सेकंड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो सेकंड क्वेश्चन है सर, मेरे ख्याल से इसमें वो 115 प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हो? फाइंड द 3 नंबर्स द सेकंड of which is as much greater than the first as the third is greater than the second। यही बोला गया ना? इसका मतलब क्या हुआ? चलो देख लेते हैं अभी। आप एक बार फिर से रीथिंक कर लो, दोबारा रीड कर लो प्रॉब्लम को, कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। नहीं तो अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही है तो कैरी ऑन, अपने इंटरप्रिटेशन से सोचो। बट यहाँ क्या दिया है? फाइंड 3 नंबर्स, लेट द नंबर बी एक्स वाई जेड। which is as much greater, the second of which is as much greater than the first, मतलब सेकंड फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जितनी बड़ी है, थर्ड सेकंड के रिस्पेक्ट में उतना ही बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y - x जो है वो z - y के इक्वल है, इजंट इट? यस सर। इसको ही बोलते हैं कि एक्स वाई जेड इन एपी में है। ये तो पढ़ा हुआ ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा हुआ होगा बेसिक क्लास में, 10th में, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो इन्होंने बोला कि एक्स वाई जेड एपी में है, ये दे दिया एक्स वाई जेड एपी में है, मतलब यहां से ये भी फिगर आउट हो गया कि 2y जो है x + z के इक्वल। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप होता है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, एंड उसमें जो लैंग्वेज के फॉर्म में वर्बली जो बातें कही जा रही हैं उसको, मैथमेटिक्स कर रहे हो अगर आप या फिजिक्स कर रहे हो तो उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन को। वो इन्फॉर्मेशन को ठीक ठीक प्रेजेंट करो कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है इसका ये मतलब है, और फिर क्या पूछा जा रहा है फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है? तो
चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। कहाँ तक हमने रीड कर लिया भाई? इस प्रोसेस में हम कहाँ तक रीड कर चुके हैं? हमने पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन तक जा चुके हैं यहाँ तक। अब आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर, दो स्मॉलर नंबर कौन सी है? अगर हम मान लें कि इसका कॉमन डिफरेंस डी है ऐसा, और डी पॉजिटिव है मान लें, फॉर इंस्टेंस, तो ऑब्वियसली सबसे छोटी नंबर एक्स है, उसके बाद वाई है, उसके बाद जेड है। तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 85 थी। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। और क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू लार्जर नंबर इज 115। दो लार्जर Y नंबर कौन into कौन से? Z. YZ. वाई इंटू जेड क्या दिया हुआ है? 115। चलो भाई, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में, एक इंफॉर्मेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन ये, और इसके बेसिस पर आपने डिसाइड करना है कि नंबर्स क्या है। Sir, 8.5, 10 and 11.5. क्या क्या समझाओ मुझे, मतलब आंसर से ज्यादा कंसर्न नहीं होता है, आप सोचते कैसे हैं, दैट इज मोर ऑफ माई कंसर्न। तो आप यहाँ से जो जो बातें आपके दिमाग में आई आप उसको बोल दो। हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, 2 and 3 में से हमने X और Z की वैल्यूज निकाल लेंगे in terms of Y, और उसको 1 में पुट कर देंगे। 2 और 3 में से हम X और Z की वैल्यूज निकाल लेंगे in terms of Y, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम उसको 1 x, में पुट कर देंगे। अगर जैसे इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए, यहीं पर अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करके क्या रिलेशन आ रहा है? क्योंकि y इधर भी फैक्टर, y इधर भी फैक्टर, इफ यू डिवाइड, तो आपको z बाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? z ओवर x क्या आ रहा है? 115/85 कितना होता है? कुछ कॉमन फैक्टर है दोनों में? 8/20। हाँ 23/17। हाँ 17, 23/17। z बाई एक्स 23/17 आ गया। फिर आपने क्या किया इसके बाद? सर ये नहीं, हाँ, अब इसका मतलब 23 टाइम्स x इज इक्वल टू 17 टाइम्स z है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप जो है वो इसको यूज कर लो। किसने और कौन, किसने क्या बोल रहा था, क्या ऐसा है? एक और कोई कंसर्न किसी बच्चे ने रेज किया था, सॉल्व तो हो जाएगा ना? यस सर। Better is to add 2 and 3. हाँ क्या बोला? दोनों सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ सही बात है। वहां से जल्दी हो जाएगा। ओके। अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो, अगर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो, तो आपको मिलेगा y टाइम्स x प्लस जेड, टर्न आउट टू बी हाउ मच? 200। और x प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 2y। तो यहां से आपको पास क्या आया? सर y की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ जी, 2y² की वैल्यू 200 हो गई बेटा, तो y² की वैल्यू तुम्हारी 10 आ गई। y² की वैल्यू 10² आ गई, मतलब y की वैल्यू 10 आ गई। 10 और -10, दो पॉसिबिलिटीज है, हम 10 लेकर के एक बार पहले सॉल्व करेंगे। अब y 10 आ गया, तो आपके पास रिलेशन क्या है? x आ गया ना, x कितना आ गया? 8.5 आ गया। यस सर, 8.5। और z कितना आ गया? y 10 आ गया, तो z कितना आ गया? z आ गया 11.5। 11 और फिर आप दूसरे वाले सेट ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें यहाँ कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि जो दो नंबर्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नंबर को भी लेके देखेंगे। हाँ उसमें ये जरूर है कि प्रोडक्ट्स जो आ रहा है वो ये कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं -10 लेता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग
क्या आएगा? एक्स आएगा -8.5 और जेड क्या आ जाएगा? -11.5. तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी, यू कांट डिनाई इट. सर हाँ बोलो. सर फिर तो x ग्रेटर हो गया क्योंकि -8.5 तो ग्रेटर होगा। कहाँ पर क्या दिया? पर सर z हमारे एक सेकंड देख ले, हिसाब से देख ग्रेटेस्ट है। देख लेते हैं बेटे, देख लेते हैं. अगर हम उस तरह से ले रहे हैं तो हमारा आएगा -8.5 कॉमा -10 कॉमा -11.5, ऐसा आ रहा है ना? तो उस केस में आप बोल रहे हो कि फाइंड द थ्री नंबर्स द सेकंड ऑफ विच इज एज मच ग्रेटर देन द फर्स्ट एज द थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड. तो बात तो यहां भी वही है ना बेटा. सेकंड का फर्स्ट से कितना ग्रेटर है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या आएगा? बोलो. सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1.5. यस सर। और थर्ड में से सेकंड करोगे तो भी तो वही आएगा ना, -1.5. तो सेकंड फर्स्ट से कितना ग्रेटर है? तो -1.5 ग्रेटर है. तो उसमें ग्रेटर का मतलब है कि ग्रेटर मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या है. तो ये कहीं नहीं लिखा हो ना कि वो जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. ओके सर। एनीवे, गोइंग टू नेक्स्ट. जस्ट डेसिमल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, नंबर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा हम लोग एलैबोरेट कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए क्विकली, जल्दी से. मतलब जो भी डिस्कशन अपन करेंगे इस क्लास में अभी, वो सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन जो है नंबर का, उससे डिविजिबिलिटी और उससे जो है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डिविजिबल नंबर्स, ये सब कैसे काउंट करना सीखते हैं उस पर आजकल फोकस कर रहे हैं. ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को आज नहीं टेकअप कर रहे हैं. प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर. पहला पार्ट में है कि ए बी प्लस बी ए डिविजिबल बाय 11. ए एंड बी आर डिजिट्स. सिमिलरली ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 111. सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली आप में से हर कोई सॉल्व कर जाएगा फटाफट जल्दी से. किसका इसका हो गया बच्चे, बोलो फटाफट. सर डन। सर पार्ट एक कंप्लीट हो गया, पार्ट सर टू डन सर। करेक्ट 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 करेक्ट. सिंपल सा, बहुत सिंपल था. पार्ट ए और पार्ट बी लगभग एक जैसे ही हैं, तो अगर एक हो जाएगा तो दूसरा तो हो ही जाएगा डेफिनेटली. पार्ट ए में अगर आप एक्सप्रेशन को देखो तो ए बी बार प्लस बी ए बार, बार मीन्स जस्ट 2 डिजिट नंबर कंसिडर कर रहे हैं. इट इज 10A प्लस बी प्लस 10B प्लस ए, एंड देन जस्ट आइसोलेट एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करो और 10 टाइम्स ए प्लस बी, हाँ 10 टाइम्स ए प्लस बी हो गया, और फिर ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? 11 टाइम्स ए प्लस बी आ गया. A and B are integer, so being multiple of 11, it is clearly multiple of 11. Multiple of 11 and so divisible by 11. इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी हो गया. Yes, यस sir. सर। इसमें
एग्जैक्टली उसी तरह से इसको लिखा आपने 10 स्क्वायर टाइम्स a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और फिर 10 टाइम्स आ जाएगा b, यहां से 10b आएगा, यहां से 10c आएगा, यहां से 10a आएगा, तो b प्लस c प्लस a आ गया, एंड 10 टू द पावर 0 टाइम्स आ जाएगा c प्लस a प्लस b। तो अल्टीमेटली a प्लस b प्लस c बाई टेकिंग कॉमन, जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, so it is 111 times a plus b plus c। It was a similar problem, पहला दूसरा, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी हम आपको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक तरह से समझने की कोशिश करें कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे इस्तेमाल होगा प्रॉब्लम्स में, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग द सिंपल प्रॉब्लम्स टू इलस्ट्रेट दोज थिंग्स। अब उसी डेसिमल एक्सपेंशन का इस्तेमाल अपन डिविजिबिलिटी को प्रूव करें, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए भी करते हैं, और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, आई थिंक पता है ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है ना। जैसे मैं एक एक करके मेंशन करते जा रहा हूं। जैसे मान लो एक नंबर है x, उसकी डिजिट है a b c d e, और उससे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट भी हो सकती है, बट यूनिट डिजिट a है और टेंथ प्लेस d है और फिर c है, b है, a है। तो व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if 2 divides a plus b plus c plus d plus e. Is No it sir, true? this is for 3. No sir, this is for 3. if a is equal to 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। if a is even, ऐसा मत बोलो कि e 2 होना चाहिए। if unit place digit is, बोलो। सर वही मैंने बोला था, is if a is multiple of 2। हाँ, if e is multiple of 2 या e is even, multiple of 2 मतलब e even है, ठीक है। तो x is divisible by 2 if e is even। प्रूफ कैसे करेंगे इसको? तो प्रूफ करने के लिए आप ऐसे बोलेंगे क्या, 2 डिवाइड्स x implies what? कि 2 डिवाइड्स x क्या है, x है 10 टू द पावर 4 टाइम्स a प्लस 10 क्यूब टाइम्स b प्लस 10 स्क्वायर टाइम्स c प्लस 10 टाइम्स d प्लस e। अब जरा मेरी बात सुनो, यहां पर मैं एक सिंबॉलिक नोटेशन लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा कहीं लिखूंगा a ऑब्लिक b, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको रीड करते हैं, a डिवाइड्स b, और दैट इज b is divisible by a, that is b is divisible by a। अब divisible का मतलब आपको पता है, that is, इसी का मतलब होता है क्या, कि b जो है वो a मल्टीप्लाइड बाई k है, वेयर k इज इंटीजर। इसी को इंटीजर मल्टीपल भी बोलते हैं, k इज सम इंटीजर। मैंने इस नोटेशन को पूरा इलेबरेट करके लिख दिया, हर उस बच्चे को ये समझ में आना चाहिए जो पहली बार इसको रीड कर रहा है। इस सिंबॉलिक नोटेशन का ये पूरा मतलब है। अगर आप में से किसी को भी ये मतलब नहीं क्लियर है, प्लीज लेट मी नो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइड्स 24, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि 24 को 3 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर लिखा जा सकता है। बट अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइड्स 4, तो ये बात गलत है, 3 डज नॉट डिवाइड्स 4। क्यों? क्योंकि 4 को 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग लिखा तो जा सकता है, लेकिन वो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 लिखना पड़ेगा, और 4/3 इंटीजर नहीं है। तो अगर इंटीजर मल्टीपल है तो डिविजिबल होता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो, तो ये जो सारे, ये पूरी नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 इसमें फैक्टर है इस पूरे में। तो फर्स्ट जो ये वाले नंबर है, इसमें तो 2 फैक्टर दिख ही रहा है आपको, इसमें 2 फैक्टर है यहां तक। तो अगर इसमें 2 फैक्टर हो, इस पूरे समेशन में फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ई में भी 2 फैक्टर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब 2 डिवाइड्स ई, 2 डिवाइड्स ई का मतलब क्या होता है, ई इज डिविजिबल बाई 2, ई इज डिविजिबल बाई 2 मतलब ई इवन होना चाहिए।
ई इवन होना चाहिए। तो ई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? E0 हो सकता है, E2 हो सकता है, E4 हो सकता है, E6 हो सकता है, E8 हो सकता है। तो ई की वैल्यू अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ऑड नंबर होगी तो डिविजिबल नहीं होगी। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आप जानते हैं अच्छी तरह से। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो मैं सर प्रूफ a plus b plus c plus d plus e should be sir that sum should be divisible by 3. या तो उसको भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि 3 डिवाइड्स अ नंबर मीन्स 3 डिवाइड्स 10 टू द पावर, वही सेम लेके चलेंगे, बट ये 10,000 ए को हम 9,999 ए प्लस ए लिख देंगे। ऐसे 1000 बी को हम लिख देंगे 999 बी प्लस बी। 100 सी को लिख देंगे 99 सी प्लस सी। 10 डी को लिख देने 9 डी प्लस डी, और ई को ई रहने देना। तो उससे क्या होगा कि ये वाले टर्म है सब में 9 फैक्टर आ गया। 9 फैक्टर है तो 3 फैक्टर है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बिकॉज ये सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं, दैट इज 3 से डिविजिबल हैं, तो ये बचा हुआ एक्सप्रेशन भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 डिवाइड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। मतलब अ नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3 इफ द समेशन ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। और सेम रूल 9 का भी है। तो जो बात आप 3 के लिए बोल रहे हैं वही बात किसके लिए बोलेंगे? 9 के लिए भी बोलेंगे। 3 की जगह 9 लिख दो, तो यहां पर भी 3 की जगह क्या लिख दोगे? 9। यहां भी 3 की जगह क्या लिख दोगे? 9। क्योंकि आप देख लो, अगर यहाँ 9 भी करते तो भी तो ये आता, ये 9 का मल्टीपल है ना। तो अगर ये पूरी नंबर 9 से डिविजिबल है और ये पूरा 9 से डिविजिबल है, तो बचा हुआ भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम है, दैट समेशन ऑफ डिजिट शैल बी डिविजिबल बाई 3 और 9 रिस्पेक्टिवली। तो ये 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी क्लियर है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? ये वाला प्रूफ कर दो जल्दी से। डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4। Sir, the last two digits of the value should be divisible by 4. लास्ट टू डिजिट, Values of it should be divisible by 4. हाँ, तो द नंबर एक्स इज डिविजिबल बाई 4 इफ DE द नंबर फॉर्म्ड बाय द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, वो 2 डिजिट की जो नंबर है टेंस और यूनिट प्लेस को मिला के जो बन रही है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज D यूनिट डिजिट बाई 2 प्लस टेंस प्लेस डिजिट शैल बी इवन एंड यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन। ये बात प्रूफ करो, इस बात को प्रूफ करिए। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई इसको प्रूफ करिए, थोड़ा सा सोचिए पेन पेपर लेकर के। तब तक मैं फर्स्ट पार्ट दिखाता हूं। देखो, अगर नंबर आपके 4 से डिविजिबल है, अगर बोलते हो कि लेट 4 डिवाइड्स x, इसका मतलब है कि आप बोल रहे हो 4 डिवाइड्स 10 टू द पावर 4 a प्लस 10 क्यूब b प्लस 10 स्क्वायर टाइम्स c प्लस 10 d प्लस e। तनवीर, क्या हो रहा है बेटा? तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है क्या? है ना? अब आप इसमें देखो, इधर इधर देखो, इधर ये आउट ऑफ दीज 5 टर्म्स हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? ये वाला 10,000 4 से डिविजिबल होता है, ये 4 टाइम्स इंटीजर लिख सकते हैं इसको। 1000 भी 4 से डिविजिबल होता है ना। 1000 क्या होता है? Sir, 250 into 4. 250 इंटू 4, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। और 100 भी 4 से डिविजिबल होता है, 25 इंटू 4, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। बट ये दोनों नहीं डिविजिबल है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि लेट अस राइट दिस थिंग एज 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो आ गया 4 डिवाइड्स, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर k, इसको लिख दिया, इस पूरे को 4 टाइम्स इंटीजर लिख दिया, प्लस 10d को बेटा हम लिख सकते हैं 10d ही रन दिया, मान लो 10d प्लस e। तो बिकॉज ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये वाला 4 से डिविजिबल है इधर, तो
तो ये भी तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ना पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगी। तो ये दोनों नंबर का सम 4 से डिविजिबल है, और पहला वाला नंबर 4 से डिविजिबल है, तो दूसरी वाली भी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहां से हम कंक्लूड क्या करेंगे, 4 डिवाइड्स 10d प्लस ई, और इसी 10d प्लस ई को 2 डिजिट नंबर में क्या लिखते हैं, 4 डिवाइड्स डी। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ तो हो गया। जैसे अगर कहीं ऐसे लिख रहा हूं मैं 17232, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने इतनी बड़ी नंबर नहीं देखनी, यू हैव टू जस्ट लुक एट दी लास्ट 2 डिजिट। ये 52 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यस सर। ये 52 तुम्हारा 13 इंटू 4 है, एंड Yes, sir. देयरफॉर बोलोगे ये नंबर 4 से डिविजिबल। अब मैंने बोला इसी को थोड़ा और आगे जाओ, कैन आई राइट दिस एज 4 डिवाइड्स 8d प्लस 2d प्लस ई, लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, इसमें 4 फैक्टर है, Yes. अगर इधर 4 फैक्टर है तो यहां भी 4 फैक्टर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि 4 मस्ट बी अ फैक्टर इन 2d प्लस ई। इसी को अपने हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 डिवाइड्स 2 टाइम्स d प्लस ई बाई 2। अब पहली बात, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस इवन है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो भी उसका यूनिट प्लेस इवन है। तो ई तुम्हारा इवन इंटीजर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ई इवन है तो ई बाई 2 एक इंटीजर है, और ई बाई 2 में डी ऐड करके इवन आएगा, तभी जाकर के ये नंबर 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि एक 2 बाहर है, एक 2 यहां से भी फैक्टर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स डी प्लस ई बाई 2, एंड ई मस्ट बी इवन इंटीजर। यहां पर टेस्ट करो, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है ना, 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 1, और इसमें 5 ऐड करो, अगर 5 और 1 ऐड करके क्या आ रहा है, 6, 6 इवन है, तो ये नंबर डिविजिबल है। अगर कोई नंबर मैं ऐसे लिखता हूं 1729334, अब ये नंबर को ध्यान से देखो, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने ये लास्ट का 2 डिजिट देखा तो बोला कि ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं टेंस प्लेस की डिजिट प्लस यूनिट डिजिट का आधा कर दो, 2 आ गया, इसको सम करो, ये इवन आ रहा है, नहीं ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है तो नहीं डिविजिबल है, अगर ये चीज इवन आ जाए तो डिविजिबल है। तो ये 2 तरीके हैं 4 से डिविजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ये दूसरा वाला तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये काउंटिंग में यूज होगा, कितनी नंबर बनेंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी, 3 डिजिट की कितनी बनेंगी, 4 की बनेंगी, ये सब काउंटिंग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ये बात यूज होगी, इसलिए मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। 5 से डिविजिबिलिटी तो आप जानते ही, 6 से भी जानते हो। यहां तक क्लियर है, आगे चलो। तो 4 से डिविजिबिलिटी मैंने कर दी। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, यूनिट डिजिट 0 या 5। 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 6 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 2 से भी और और 3 से 3 दोनों से। डिवाइड होता हाँ, तो 2 से डिविजिबल का रूल आपको पता है, यूनिट प्लेस इवन हो जाए और डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो भी लिख दो कि अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसका यूनिट प्लेस की डिजिट इवन होनी चाहिए और सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो क्लियर। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लिख दो और फिर क्लोज करो। ये 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लिखो, डिविजिबिलिटी बाय 8, जस्ट राइट इट डाउन, और इसको आप प्रूफ करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप प्रूफ करके लाएंगे इसको। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल को प्रूफ करना आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। 1-2 क्वेश्चंस मैं ऐसे जस्ट वार्म अप के लिए लेता हूं और उसके बाद फिर क्लास को
आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आप लोग भी फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा थक गए होंगे, और आप नोटिस देखते रहना। ग्रुप के अंदर में आपको एक डीपीपी मैं शेयर करूंगा और उसमें इंस्ट्रक्ट करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। कल अगर हो सकता है कि वर्किंग सेशन कल से स्टार्ट कर लें, जैसा आप बोलो, क्या कल से ही वर्किंग सेशन स्टार्ट कर लें या परसों से? बच्चा पार्टी, तुम लोग का वर्किंग सेशन कल से स्टार्ट कर लें या परसों से? जैसे आपकी परसों इच्छा। से कर लो सर। परसों से सर। तो ठीक है, तो आज ऐसा करेंगे, आपको आज डीपीपी दे देंगे। आप उन जितना मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा उसको आप ट्राई करना। कल नहीं करेंगे, कल रेगुलर क्लास ही रखेंगे, और परसों जो है मॉर्निंग से वर्किंग सेशन स्टार्ट कर लेंगे। सर, हाँ बोलो। अरे सर, रेगुलर क्लास कब से शुरू हो सकती है सर? रेगुलर मतलब ऑफलाइन? हाँ जी सर, ऑफलाइन। बेटा देखो, लेटेस्ट जो है ना आपका, एक्चुअली सीनियर्स का तो स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का लेटेस्ट जो है वो क्लास 10th से 15th के बीच में कुछ स्टार्ट होगी। 10th to 15 ऑफलाइन, बट कोई बच्चे को अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो वो मेरे से बात करेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक एक वीक, मतलब हार्डली एक वीक की बात है। एक्चुअली क्या है कि आपका जो डाइनिंग हॉल है ना, उसका फर्नीचर अभी ट्रांजिट में है, अभी वो नहीं आया है, एक वो कंसर्न है। और जो 3 क्लासरूम है वहां पर, वो क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड जो है वो भी अभी ट्रांजिट में नहीं आया है। तो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 days वो सारी चीज रिसीव करने में, और फिर 2 एक दिन उसको फिक्सिंग और वो सारा चीज करने में लगेगा। तो 5 days हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं, बट टू कीप द मार्जिन सो दैट आपको कोई कमिटमेंट करे तो उस दिन डेफिनेटली आप यहाँ पर हो। इस वजह से वी आर कीपिंग इट अराउंड 10 to 12 days। तो हम फॉर श्योर 15 से, बट हो सकता है कि 10 से ही आपको ऑन बोर्ड कर लें। तो आपको मैसेज जाएगा कि आप इस दिन रिपोर्ट करो। बट अगर किसी आप में से किसी को ऑनलाइन में ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप डीएम करेंगे हमें। मेरा नंबर भी आपके पास में है, धीरज सर को बोल देंगे, वो आप बताएंगे तो उसके हिसाब से कुछ अरेंजमेंट आपका करेंगे, सो दैट आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से बेटा देखो, अगर आप बोलते हो कि 8 डिवाइड्स x का मतलब क्या है, x का डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 8 डिवाइड्स 10⁴a प्लस 10³ b प्लस 10² c प्लस 10 टाइम्स b प्लस e। अब ये जितने भी 5 टर्म्स हैं, ये सारे टर्म में कौन कौन सा टर्म है जो 8 से डिविजिबल है? तो आप देखोगे कि ये पूरा 8 का 10 फैक्टर है। 4 और 10 3। हाँ, क्योंकि 10 1000 भी क्यूब 8 से 8 का मल्टीपल है, 10,000 भी है। तो आप यहां से बोलोगे इसका मतलब 8 जो है वो यहाँ फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पर 8 जो है वो 100c प्लस 10d प्लस e से 8 इसको डिवाइड करना चाहिए, मतलब इसमें 8 फैक्टर होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं 3 डिजिट नंबर CDE। तो 2 के लिए ध्यान से समझो, 2 के लिए यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 क्यूब से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 3 प्लेस से जो नंबर फॉर्म हो रही वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, और इसी बात को आप फर्दर लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, इसमें 100c को बेटा 96c प्लस 4c लिख सकते हैं। 10d को आप 8d प्लस 2d लिख सकते हो, प्लस 4c प्लस 2d प्लस e लिख सकते हैं अपन। ये दोनों में 8 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब है कि 8 डिवाइड्स 4c प्लस 2d प्लस e। कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उसकी 100th प्लेस की डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 4, 10th प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस यूनिट प्लेस डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली इसमें ई इवन होना चाहिए। अब अगर ई इवन है तो
2 इधर भी फैक्टर है, 2 इधर भी फैक्टर है, 2 इधर भी फैक्टर है, तो 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, तो इसी को लिख सकते हैं 4 डिवाइड्स 2c प्लस d प्लस e/2। ये फाइनल कंक्लूजन है जो यहां लिखा हुआ था। ठीक है, तो रेस्ट मैंने जस्ट डिविजिबिलिटी के रूल्स कुछ डिस्कस किए जो IIT JEE में यूज होंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 7 भी होती है, 11 भी होती है, तो वो JEE में यूज नहीं करते हैं, बट ओलंपियाड में यूज कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है आपको जरूरत होगी तो उस पर भी आपको आना चाहिए, आप याद करके रखो उसको। बट इतनी बातें IIT JEE में डेफिनेटली यूज होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करें। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। जैसे सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से। हाँ, लास्ट के 2 डिजिट, यस। हाँ जी। तो जैसे 100 है, अगर हमने 100 में चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट आ जाते हैं 0 0, उस टाइम पे क्या काम है? तो 0 0 डिविजिबल नहीं है। 0 4 से 0 कैसे? 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल है ना बेटा। अरे चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ डिविजिबिलिटी लिख लो। आपने अच्छा याद दिला दिया, नहीं तो फिर इस तरह के कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेंगे। तो प्लीज राइट डाउन द लास्ट, आई विल टेक 2-3 मिनट्स मोर। तो आप लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ डिविजिबिलिटी, प्लीज राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। अब जो कुछ रूल्स लिख रहे हैं, डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स में मैं कुछ सिंबल यूज कर रहा हूँ, ABC, PQ ऐसा कुछ यूज कर रहा हूँ, ये आर्बिट्ररी इंटीजर मान के चलना। तो जो डिविजिबिलिटी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? A डिवाइड्स A, एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट दैट इंटीजर इज 0, क्योंकि A 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो A डिवाइड्स A इज डिविजिबल बाय A एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर A। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा, इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C मींस A डिवाइड्स C। A अगर B में फैक्टर है, अगर B A से डिविजिबल है, B डिविजिबल बाय A है और C डिविजिबल बाय B है, तो इसका मतलब है कि C डिविजिबल बाय A होगा। A डिवाइड्स B का मतलब क्या है? A इज अ फैक्टर इन B एंड B डिवाइड्स C का मतलब क्या है? B इज अ फैक्टर इन C। अगर A B में फैक्टर है और B C में फैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि A B में होने की वजह से और B C में होने की वजह से A C में भी फैक्टर हो जाएगा। तो A C में फैक्टर हो गया मतलब A डिवाइड C है। इसका मतलब है कि A डिवाइड C मतलब C इज डिविजिबल बाई A। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कुछ ऐसे कि A ने B को 10 रुपए दे दिया और B ने C को 10 रुपए दे दिया, तो A का 10 रुपया C के पास पहुंच गया, तो ट्रांजिटिव रूल ही इसको बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। होल्ड करती है कि नहीं करती है? जैसे 2 डिवाइड्स 8 एंड 8 डिवाइड्स 24, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स 24। सही है ना? बोलो, समझ में आ रहा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? यस सर। तीसरे रूल यस पे सर। चलो। अब A डिवाइड्स B देन CA डिवाइड्स CB, मतलब अगर एक नंबर A नंबर B में फैक्टर है तो A में कुछ मल्टीप्लाई करो और वही नंबर B में भी मल्टीप्लाई कर दो, तो डिविजिबिलिटी कंटिन्यूड रहती है। जैसे 2 6 में फैक्टर है तो 4 12 में फैक्टर है, क्योंकि दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये 0, वो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसको मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं डिविजिबिलिटी की। 1 डिवाइड्स A, 1 हर एक नंबर में फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर इन एवरी नंबर। इसको प्रॉपर्टी ऑफ 1 या आइडेंटिटी रूल भी बोलते हैं। इस जब ऐसा बोलते हो कि 1 डिवाइड्स A, तो इट इज ऑलवेज होल्डिंग गुड। इफ A डिवाइड्स B, अगर आप बोलते हो A डिवाइड्स B, तो A B में फैक्टर है ना? तो मैं मान के चल रहा हूं A 0 नहीं है ना? क्योंकि 0 सिर्फ 0 में ही फैक्टर हो सकता है ना, 0 किसी नॉन जीरो नंबर में फैक्टर नहीं हो सकता। तो A नॉन जीरो मान के चल रहा हूं, तो उस केस में B डज नॉट डिवाइड से, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो B A को नहीं डिवाइड करेगा। ये भी एक रूल है। एक केस में ऐसा हो सकता है कि जब A B को डिवाइड कर रहा है और B A को भी डिवाइड कर रहा है, वो कब होगा? जब दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो अगर दो नंबर A एंड B है जो कि अनइक्वल है और A 0 नहीं है और A अगर B में फैक्टर है तो B A में फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 2 4 में फैक्टर है तो 4 2 में नहीं हो सकता।
2 6 में फैक्टर है तो 6 2 में नहीं हो सकता, 6 18 में फैक्टर है तो 18 6 में फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये रूल भी क्लियर है आपका, रेसिप्रोकेसिटी का रूल। ऐसा 1 डिवाइड्स 0, डिविजिबिलिटी ऑफ 0, तो 0 में हर एक नंबर फैक्टर हो सकती है, क्योंकि 0 को एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 लिखा जा सकता है, 0 खुद एक इंटीजर है, ठीक है। तो 0 में हर एक नंबर फैक्टर है। a डिवाइड्स b और b 0 नहीं है, ठीक है। तो a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, तो जो नंबर फैक्टर है तो दूसरी नंबर मल्टीपल हो गई, तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा साइज में एज कंपेयर टू फैक्टर। तो मल्टीपल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, वो हमेशा लार्जर होगी या इक्वल होगी एज कंपेयर टू व्हाट, डिवाइजर का, फैक्टर का क्वांटिटी से। तो a डिवाइड्स b मतलब a इज अ फैक्टर, b इज अ मल्टीपल, सो a का मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड। दैट इज आल्सो अ रूल यू शुड कीप इन माइंड। a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, अगर a b में फैक्टर है और b a में फैक्टर है, मतलब ऐसा तभी होगा जब a और b इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। दैट इज आल्सो अ रूल। आई थिंक अब तुम्हारा वो चीज क्लियर हो गया जो आप बात कर रहे थे। एंड लास्ट में लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर a b में फैक्टर है और a c में भी फैक्टर है, अगर b भी a से डिविजिबल है और c भी a से डिविजिबल है, तो b और c का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, b में कुछ मल्टीप्लाई कर दो और c में भी कुछ मल्टीप्लाई करके इंटीजर और ऐड कर दो, तो जो नंबर बनेगी वो भी a से डिविजिबल होगी। तो अगर a इज अ फैक्टर इन b एंड a इज अ फैक्टर इन c, देन a विल बी फैक्टर इन p टाइम्स b प्लस q टाइम्स c, वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर। तो इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जब आप डिविजिबिलिटी के अच्छे लेवल की प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो ये जो रूल्स मैंने बताया, ये रूल्स यू शुड कीप इन योर माइंड। ऐसे इफ सी ए डिवाइड सी बी एंड सी इज नॉट जीरो, देन ए डिवाइड बी, कॉमन फैक्टर को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है डिविजिबिलिटी में, प्रोवाइडेड कि वो नंबर जिसको कैंसिल कर रहे हो वो जीरो नहीं है, ठीक है जी। तो दीज आर सर्टेन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। सर कैन यू शो द लास्ट स्क्रीन? हाँ बेटे, कौन सा? हाँ, क्या बोला, बता। हेलो। तो एक्चुअली मुझे ये वाली स्क्रीन देखनी थी, आपने वो क्वेश्चन वाली स्क्रीन पे चले गए थे, इसलिए मैंने बोला था। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन वाला स्क्रीन पर आज जाने की जरूरत नहीं है, आज यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली कल की क्लास में थोड़ा सा डिविजिबिलिटी पे प्रैक्टिस करेंगे और रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, इरेशनल पे सर्ड्स पर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम होती है, वो कल करेंगे। तो ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेट्स सी यू टुमारो, राइट? थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड वेलकम, इवनिंग टेक सर। केयर, थैंक यू टेक केयर, वेरी गुड इवनिंग, बाय बाय।